अस्सलाम वालेकुम। सबकी 21 एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देर किए बगैर शुरू करते हैं। बड़े अरसे से लाइब्रेरी की सफाई नहीं हुई थी। वो कितने हफ्तों से सोच रही थी कि किसी दिन करवा ले। आज हिम्मत कर ही ली। बिल्किस को तो कहने की देर थी, फौरन लग गई। वो दरवाजे की चौखट पे व्हील चेयर पे बैठी हिदायत दे रही थी। ये वाली बुक्स अंदर रख दो, इस तरफ वाली सामने कर दो, मेज से ये सब हटा लो और ये सामने वाले शेल्फ में रख दो। झाड़ पोंछ से गर्द उड़ रही थी। सालों से किसी ने किताब को साफ नहीं किया था। बीबी, इनको तो कीड़ा लग गया है। वो परेशान से कुछ किताबों के किनारे दिखा रही थी। तारीख की पुरानी किताबें, इनको अलग कर दो और वो दराज खाली कर दो, ये इसमें रख देंगे। अच्छा जी। बिल्किस अभी स्टडी टेबल की दराजों से किताबें निकाल रही थी। इनको इस आखिरी शेल्फ में ना सेट कर दूं? इसने दराज से निकालने वाली किताबों के ढेर की तरफ इशारा किया। हाँ, कर दो। इसे भला क्या एतराज था। बल्कि फुर्ती और इन्हें मार्ग से किताबें साफ करके ऊपर लगाने लगी। ढेर जरा हल्का हुआ तो इसे इन किताबों के बीच एक फूला हुआ खाकी लिफाफा नजर आया। ये लिफाफा उठा कर दो, शायद हुमायूं के काम का हो। किताबें सेट करती बिल्किस रुकी और खाकी लिफाफा उठाकर इसे थमाया। लिफाफा वजनी नहीं था मगर फूला हुआ था। इसने उलट पुलट करके देखा। कोई नाम पता नहीं लिखा हुआ था। ऊपर उखड़ी हुई सी टेप लगी थी, जैसे खोलकर फिर लगा दी गई। पता नहीं किसका है। बिना किसी तजस्सुस के महमूद ने टेप उतारी और लिफाफा गोद में उलट दिया। एक अदालती कागज और साथ एक सफेद खत कवर गोद में गिरा। इसने जर्द अदालती कागज उठाया, इसकी तहें खोली और चेहरे के सामने किया। स्टैम्प पेपर की तहरीर के नीचे बहुत वाज़ेह से दस्तखत थे। महमल इब्राहिम, फरिश्ते इब्राहिम। वो बुरी तरह से चौंकी और तेजी से ऊपर तहरीर पे निगाहें दौड़ाई। ये वही कागज था जो फवाद ने इससे और फरिश्ते से साइन करवाया था, वसीम से निकाह ना करने की शर्त पे, इसकी गर्दन पे पिस्तौल रखकर। मगर ये इधर हुमायूं की लाइब्रेरी में क्या कर रहा था? वो तो इस मामले से कतई लाइल्म था। ये मौजू कभी ज़हरे बहस आया ही नहीं था। बस एक दफा आगा जान के घर से वापसी पे हुमायूं ने इसे अपना हिस्सा लेने के लिए कहा था, मगर वो टाल गई थी। अगर वो बराह रास्त पूछता तो वो बता देती। फिर फरिश्ते ने भी नहीं बताया कि यह कागज इसके हाथ कैसे लगा और क्या वो इसकी वजह से इससे बदजन था। मगर ये इतनी बड़ी वजह तो नहीं थी। और यह कागज हुमायूं के हाथ लगा भी कैसे? ये तो फवाद के पास था। इसने दूसरा सफेद लिफाफा उठाया और बेदर्दी से चाक किया गया था। इसने इसके खुले मुंह से झांका। अंदर कुछ फोटोग्राफ्स थे शायद। मेहमान ने लिफाफा गोद में उलट दिया। चंद तस्वीरें इसके घुटने पर से फिसलती फर्श पर जा गिरी। इसने हाथ झुकाकर तस्वीरों को उठाया और फिर सीधा किया। वो फवाद और महमल की तस्वीरें थी। फवाद और महमल। वो साकत से इन तस्वीरों को देख रही थी। इनमें वो कुछ था जो कभी वकूफ पजीर नहीं हुआ था। गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा फवाद और इसके कंधे पर सर रखे महमल। रेस्टोरेंट में डिनर करते फवाद और महमल। एक साथ किसी शादी की तकरीब में रक्स करते। काबिल एतराज तस्वीर, काबिल एतराज मनाजिर और वो सब कुछ जो कभी नहीं हुआ था। इसने फिर से तस्वीरों को उलट पुलट करके देखा। इसका लिबास और चेहरा हर तस्वीर में जरा अलग था। कोई बच्चा भी बता सकता था कि वो फोटोशॉप या इस किस्म की किसी ट्रिक का कमाल है। पहली नजर में वाकई पता नहीं लगता था, मगर बगौर देखने पे साफ जाहिर हो जाता था कि वो सब नकली है। हुमायूं खुद एक पुलिस ऑफिसर था। वो इन बच्चों वाली बातों में नहीं आ सकता था। और किसने लाकर दी इनको ये तस्वीर? क्या मोइस जो एक दफा आया था इसीलिए आया था? इसके जहन में एक झमाका सा हुआ। पजल के सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। आरजू ने कहा था कि वो हुमायूं को इससे छीन लेगी। महमल को सजा संवरा हंसता बसता देखकर वो शायद शदीद हसद और आग की जलन में थी। इसे इसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर असद चचा की नागहानी वफात के बाद यकीनन वो लोग माली क्राइसिस का शिकार हुए होंगे। ऐसे में महमल की तवील बेहोशी ने आरजू को उम्मीद दिलाई होगी और शायद ये सब एक सोचा समझा प्लान होगा। ये जाली तस्वीर बनाकर महमल और फरिश्ते का दस्तखत शुदा कागज हुमायूं को दिखाकर इसने हुमायूं को भड़काया होगा। मगर क्या हुमायूं छोटा बच्चा था जो इनकी बातों में आ जाता? क्या एक मंझा हुआ पुलिस ऑफिसर इस किस्म के बचकाना खेल का शिकार बन सकता था? क्या बस इतनी सी बातों पे हुमायूं इतना बदजन हो गया था? अपनी बीवी से दूरी और आरजू से बढ़ता हुआ अल्तफात। पजल का कोई टुकड़ा अपनी जगह से गायब था। पूरी तस्वीर नहीं बन पा रही थी। इसने बेख्तियार होकर दोनों हाथ सर में थाम लिया। दिमाग चकरा कर रह गया। बीबी तुसी ठीक हो? बिल्किस ने उसका शाना हिलाया तो वो चौंकी।
हाँ मुझे बाहर ले जाओ। इसने जल्दी से तस्वीरें लिफाफे में डाली। मुबादा बिल्किस इन्हें देख न ले। पजल का कोई टुकड़ा वाकई गायब था। नेक्स्ट पार्ट। शाम के साए गहरे हो रहे थे। जब बैरूनी गेट पर हॉर्न की आवाज सुनाई दी, वो दानिस्ता लॉन्च में बैठी थी, फौरन अलर्ट हो गई। हुमायूं की गाड़ी की जन से अंदर दाखिल होने की आवाज, फिर लॉक की खटखट। वो सर झुकाए बैठी तमाम आवाजें सुनती गई, यहाँ तक के दरवाजे के इस तरह भारी बूटों की चाप करीब आई। इसने बेचैनी से सर उठाया। वो अंदर दाखिल हो रहा था। यूनिफॉर्म में मरबूज कैप हाथ में लिए वो चंद कदम चलकर करीब आया। इसे वहां बैठे देखकर लम्हे भर को रुका। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे बात करनी है, इसने आहिस्ता से कहा। बोलो। वो उखड़े तेवरों से सामने आकर खड़ा हुआ। आप बैठ जाएं, मैं ठीक हूँ, बोलो। महमल ने गहरी सांस ली और अल्फाज जहन में मुश्तमा किया। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए हुमायूं, बस एक बार मुझे बता दें कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आंसुओं का गोला इसके हलक में फंसने लगा था। क्या कर रहा हूँ? आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे? अलहदगी चाहता हूँ, ये क्या कोई जुर्म है? वो संजीदा और बेनियाज था। मगर आप इतने क्यों बदल गए हैं? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर बैठी। पहले भी काठ का उल्लू था जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। होश अब आया है, देर हो गई तो खैर है। हो सकता है किसी ने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी। आप मुझे सफाई का एक मौका तो दें। इसने सोचा था वो इसकी मिन्नत नहीं करेगी, मगर वो अब कर रही थी। ये वो शख्स था जिसे इससे बेहद मोहब्बत थी। वो इसे नहीं छोड़ना चाहती थी। सफाई का मौका उनको दिया जाता है जिन पे शक हो, मगर जिन पे यकीन है उन पे सिर्फ हद जारी होती है। और वो बहुत चबा चबा कर बोला था, ये आपकी अपनी बनाई गई हदूद है एसपी साहब। लोगों को इनके ऊपर ना परखें। खोटे खरे को अलग करने का पैमाना दिल में होता है, हाथों में नहीं। कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए। खोटे खड़े की पहचान मुझे बहुत देर से हुई है महमल बीबी। जल्दी होती तो इतना नुकसान ना उठाता। इन 3 माह में पहली दफा इसने महमल का नाम लिया था। वो उदासी से मुस्कुरा दी। अगर मैं खोटी हूं तो जिसके पीछे मुझे छोड़ रहे हैं उसके खड़ेपन को भी माफ लीजिएगा। कहीं फिर देर ना हो जाए। वो तुमसे बेहतर है। चंद लम्हे खामोश रहकर वो सर्द लहजे में बोला। वो एक गहरी चुपती हुई निगाह इस पे डालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो नम आंखों से जीना चढ़ते देखती रही। आज हुमायूं ने अपनी बेवफाई पे मोहर लगा दी थी। नेक्स्ट पार्ट। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने ब्रश किए मखमूम गुमसुम सी बैठी जब फरिश्ते ने खुले दरवाजे से अंदर झांका। मेरी छोटी बहन क्या कर रही है? इसने चौखट से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ खास नहीं। महमल ने मुस्कुराकर गर्दन मोड़ी। उसके खुले बाल शानों पे गिरे थे। तो कुछ खास करते हैं? वो अंदर चली आई। फिरोजी शलवार कमीज पे सलीके से सर पे दुपट्टा लिए वो हमेशा की तरह बहुत तरोताजा लग रही थी। तुम्हारे बाल ही बना दूं, लाओ। इसने निशान से कहते हुए ब्रश महमल के हाथ से ले लिया और इसके खुले बालों को दोनों हाथों में समेटा। बस अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। वह प्यार से इसके बालों में ऊंचे से ब्रश कर रही थी। वह महमल की व्हील चेयर के पीछे खड़ी थी। महमल को आईने में इसका अक्स दिखाई दे रहा। तुमने आगे का क्या सोचा है? पता नहीं, जब इद्दत खत्म होगी तो चली जाऊंगी। वो बेजार हुई। लेकिन किधर? फरिश्ते ने इसके बालों को सुलझाकर समेटकर ऊंचा किया। अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है। पहले आगा जान को ढूंढूंगी, अगर वो ना मिले तो मैं से चली जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे हॉस्टल में रहने दिया जाएगा। इसने ऊंची सी पौनी बांधी, फिर इन बालों को दोबारा से जरा सा ब्रश किया। और आपने क्या सोचा? मेरे बाद तो आपको भी जाना होगा। मैं शायद वर्किंग वुमेन हॉस्टल चली जाऊं, पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर छोड़ो, आज मैंने चाइनीज बनाया है। तुम्हें मंचूरियन पसंद है ना? अब फटाफट चलो, खाना खाना चलते हैं। इसने महमल की व्हील चेयर पीछे से थाम कर इसका रुख मोड़ा। अब वो क्या बताती कि अरसा हुआ जायके महसूस करना छोड़ दिए, मगर ऐसी मायूसी की बातें अल्लाह को नाराज कर देती हैं, इसलिए चुप रही। हुमायूं की तरफ से दिल इतना रुखा हुआ था कि ऐसे में फरिश्ते का ध्यान बटाना अच्छा लगा था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। गरम गरम चावलों की खुशबू सारे में फैली थी। तैमूर किधर है? वो पूछते पूछते रुक गई, फिर थक कर बोली, मैं क्या करूं? वो जो आपको नापसंद करना छोड़ दे। ये चावल खाओ, बहुत अच्छे बने हैं। फरिश्ते ने मुस्कुराकर डिश इसके सामने रखी। इसका ज़ब्त भी कमाल का था। तैमूर की सारी बदलिहाजियों पर मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ना चाहते हुए भी इसका लहजा भीग गया। जाने दो, मैं माइंड नहीं करती। खाला भी माँ जैसी ही होती है। महमल भीगी आंखों से होले से हंस दी। फरिश्ते ने रुककर इसे देखा। क्यों, क्या नहीं होती? मेरे भांजे नहीं है, वरना जरूर अपनी राय देती।
लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है तो ऑफ कोर्स ठीक है। क्या फरिश्ते उलझे, यही कि खाला माँ जैसी होती है, ये एक हदीस है ना? ओह अच्छा, मैं भूल गया था, मुझे भूल गया। फरिश्ते सर झटक कर मुस्कुरा दी और चावल अपनी प्लेट में निकालने लगी। नेक्स्ट पार्ट। वो दिन अपने दानिश में हुमायूं के घर में इसका आखिरी दिन था। कल दोपहर की इद्दत को 3 कमरी माह मुकम्मल हो जाने थे और तब वो शरई तौर पर हुमायूं की बीवी ना रहती और फिर इस घर में रहने का जवाज भी खत्म हो जाता। इसकी मेडिकल कंडीशन के तहत इसकी इद्दत इतनी ही बनती थी। आज वो सुबह उतरते ही दान में आ बैठी चिड़िया अपनी मखसूस बोली में कुछ गुनगुना रही थी। घास शबनम से गीली थी। उम्मीद थी कि आज रात बारिश जरूर होगी, शायद इसकी इस घर में आखिरी बारिश। फरिश्ते सुबह जल्दी किसी काम से बाहर गई थी। हुमायूं रात बहुत देर से घर आया था और सुबह सवेरे निकल गया था। तैमूर अंदर सो रहा था और बिल्किस अपने क्वार्टर में थी। सुबह में तन्हा और मगमूम बैठी चिड़ियों के उदास गीत सुन रही थी। आंसू कतरा कतरा इसकी कान से भूरी आंखों से टूटकर गिर रहे थे। इसके घर के साथ इसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। जिंदगी का एक बेहद हसीन और एक बेहद तल्ख दौर इसने इस घर में देखा था। यहाँ इस ड्राइवर पे वो पहली दफा स्याह साड़ी में उतरी थी, उस रात जब इसकी मुश्किलात का आगाज हुआ था। फिर उधर ही वो सुख कामदार जोड़े में दुल्हन बनाकर लाई गई थी। कभी वो इधर मलका की हैसियत से भी रही थी। मगर खुशी के दिन जल्दी गुजर जाते हैं, इसके भी गुजर गए थे। एक स्याह तारीख नींद का सफर था वो, और बहुत नीचे लाकर फेंक दी गई थी। मामा, तैमूर नींद भरी आंखें लिए इसका शाना झंझोड़ रहा था। इसने चांद कर इसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, इसने बेअख्तियार प्यार से इसका गाल छुआ। क्यों रो रही हैं इतनी देर से? कब से देख रहा हूँ। वह मासूमियत भरी फिक्रमंदी लिए इसके साथ आ बैठा। वो नाइट सूट में मलबूस था, गालिबन अभी जागा था। नहीं कुछ नहीं, महमल ने जल्दी से आंखें रख ली। आप बहुत रोती हैं मम्मा, हर वक्त रोती ही रहती हैं। वो खफा था। मुझे लगता है आप दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा रोती होंगी। नहीं तो, और तुम्हें पता है कि दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा आंसू किस इंसान ने बहाए थे? किसने? वो हैरत भरे इश्तियाक से इसके करीब हुआ। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने, जब इनसे इस दरख्त को छूने की गलती हुई थी। वो नरमी से इसके भूरे बालों के सलाती बता रही थी। इसे तैमूर को अपनी वजह से परेशान नहीं करना था। इसका ध्यान बटाने में वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। अच्छा, वो हैरान हुआ। और इनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जब इनसे एक फैसले में जरा सी कमी रह गई थी। और इनके बाद इसने गहरी सांस ली। पता नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। आप भी बहुत रोती हैं मामा, मगर आपको पता है आप जैसी मदर किसी की नहीं है। मेरे किसी फ्रेंड की भी नहीं, कोई टीचर भी नहीं। मेरे जैसी कैसी? इसे हैरत हुई। आप जैसी नोबल और ऑनरेबल। आपको पता है आप मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनरेबल और नोबल हैं, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा नोबल कौन था? महमल ने एक गहरी सांस ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर के बेटे, पैगंबर के पोते और पैगंबर के परपोते थे। वो क्यों मामा? वो क्यों? इसने ज़रे लब इसका सवाल दोहराया। बेख्तियार आंखों में उदासी छा गई, क्योंकि शायद वो बहुत सब्र वाले थे और अल्फाज लबों पर टूट गए। इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। हर बात समझाने वाली तो नहीं होती। बताए ना मामा, वो बेचैन हुआ। मैं जब भी आपसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनता हूँ, आप यूं ही उदास हो जाती हैं। फिर कभी बताऊंगी। तुम्हारा स्कूल कब खुल रहा है? इसने बात पलट दी। मंडे को। और तुम्हारा होमवर्क डन है? ये बातें छोड़ें, मुझे पता है आप अपसेट हैं। कल आप और डैडी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, है ना? वह हथेलियों पे चेहरा गिराए उदासी से बोला। हाँ, हो तो जाएंगे, मगर तुम मेरे साथ चलोगे या डैडी के पास रहोगे? इसने खुद को बेपरवाह जाहिर करना था। मैं आपके साथ जाऊंगा, इस चुड़ैल के साथ नहीं रहूंगा। मुझे पता है डैडी फौरन शादी कर लेंगे। इसे शायद आरज़ू बहुत बुरी लगती थी और महमल को इस पर तरजीह दे रहा था। इसे याद आया हुमायूं ने कहा था कि वो इससे बेहतर है। वो मुझसे बेहतर है तैमूर। वो हुमायूं की जहरीली बात को याद करके फिर से दुखी हुई। कौन? तैमूर की सफेद बिल्ली भागती हुई इसके कदमों में आ बैठी। वो झुककर इसे उठाने लगा। आरज़ू, बहुत दफा सोचा था कि बच्चे से यह मामला डिस्कस नहीं करेगी, मगर वो रह न सकी। आरज़ू आंटी? तैमूर बिल्ली को बाजुओं में उठाकर सीधा हुआ। वो जो आपकी कजन है, जो इधर आती हैं? हाँ, वही। वो आपसे अच्छी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सोचकर नफी में
सोचकर नफीम ने सर हिलाने लगा। फिर तुम्हारे डैडी मुझसे शादी करना चाहते हैं, क्या तुम इसे माँ के रूप में कबूल कर सकोगे? कितना खुद को समझाया था कि बच्चे को दरमियान में इन्वॉल्व नहीं करेगी, मगर हुमायूं की इस रोज की बात अभी तक कहीं अंदर चुभ रही थी, लेकिन फिर कहकर खुद ही पछताई। छोड़ो, जाने दो, ये बिल्ली इधर दिखा। मगर तैमूर उलझा उलझा सा इसे देख रहा था। बिल्ली अभी तक इसके बाजुओं में थी। डैडी आरजू आंटी से शादी कर रहे हैं। इसकी आवाज में बेपनाह हैरत थी। तुम्हें नहीं पता? आपको ये किसने कहा? वो कंफ्यूज भी था और हैरतज़दा भी। तुम्हारे डैडी ने बताया था और अभी तुम खुद कह रहे थे कि वो इससे शादी कर लेंगे। तैमूर इसी तरह उलझी निगाहों से इसे देख रहा था। मोटी बिल्ली इसके नन्हे नन्हे हाथों से फिसलने को बेताब थी। आरजू आंटी से? नहीं मामा, डैडी तो इनसे शादी नहीं कर रहे। मगर तुमने? लेकिन तैमूर की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो तो फरिश्ते से शादी कर रहे हैं, आपको नहीं पता? इसे लगा किसी ने ढेरों पत्थर इसके ऊपर लड़खड़ा दिए हैं। तैमूर, वो दुरुस्ती से चिल्लाई थी, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? बिल्ली सहम कर तैमूर के बाजों से नीचे कूदी। आपको नहीं पता मामा, वो इससे भी ज्यादा हैरान हुआ। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? माय गॉड, वो मेरी बहन है, तुमने इतनी गलत बात क्यों की इसके बारे में? गुस्सा इसके अंदर से उबला था। वो गुमान भी नहीं कर सकती थी कि तैमूर ऐसा कह सकता है। मामा, आप बेशक डैडी से पूछ लें, फरिश्ते से पूछ लें, वो दोनों शादी कर रहे हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम इस लड़की के बारे में ऐसी बात कर रहे हो जो मेरी बहन है? जी मामा, इसीलिए तो डैडी ने आपको डाइवोर्स दी है। बिकॉज शी इज योर सिस्टर, और मुस्लिम एक टाइम में दो सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। महमूद का दिमाग भग से उड़ गया। वो शलसी बैठी रह गई। आई थॉट आपको पता है, मैंने तो आपको कहा था कि डैडी इस चुड़ैल से शादी कर रहे हैं। और तैमूर फरिश्ते को भी चुड़ैल कहता था। वो क्यों भूल गई? इसका दिमाग बुरी तरह चकराने लगा। नहीं तैमूर, वो मेरी बहन है। इसकी जुबान लड़खड़ाई। वो इसीलिए इधर हमारे साथ रहती है ताकि जब आप चली जाएं तो वो डैडी से शादी कर लें। मगर तैमूर, वो मेरी बहन है। इसकी आवाज टूटने लगी थी। आपने नहीं देखा कि जब वो डैडी के साथ शाम को बाहर जाती हैं? एक दफा वो मुझे भी ले गए थे। वो समझते हैं कि मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मगर तैमूर, वो मेरी बहन है। वो भिखरी शिकस्त खुर्दा सी गुठी गुठी आवाज में चिल्लाई थी। इसे लग रहा था कोई धीरे धीरे इसकी जान निकाल रहा है। तैमूर क्या कह रहा था इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इसीलिए वो अच्छी नहीं लगती। विच नंबर 1, इसकी वजह से डैडी आपको सेपरेट कर रहे हैं। आपने नहीं देखा जब वो शाम को डैडी के साथ बाहर रेस्टोरेंट जाती हैं? नहीं, तुम गलत कह रहे हो। शाम को तो वो मस्जिद जाती है, वो इधर पढ़ाती है। इसे याद आया शाम को फरिश्ता मस्जिद जाती थी। यकीनन तैमूर को गलत फहमी हुई होगी। इसने गलत समझा होगा। मस्जिद? इसने हैरत से पलकें झुकाई। ये साथ वाली मस्जिद? मम्मा, आप किधर रहती हैं? फरिश्ते तो कभी मस्जिद नहीं गई। वो इधर कुरान पढ़ाती है। तुम्हें नहीं पता तैमूर? वो तो कभी कुरान नहीं पढ़ती। मैंने आपको बताया तो था। नहीं, वो मुझसे और तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ती है। इसने तो मुझे कुरान सिखाया था। तुम गलत कह रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो नफी में सर हिलाते से झुटलाती रही। आपने कभी इसको कुरान पढ़ते देखा? मस्जिद जाते देखा? वो फरिश्ते के दिफा में तैमूर को झुटलाने के लिए कुछ कहने लगी, एकदम रुक गई। इसने अस्पताल से आकर भी फरिश्ते को मस्जिद जाते नहीं देखा था, कभी कुरान पढ़ते भी नहीं देखा था। हाँ, नमाजें वो सारी पढ़ती थी। कम है मामा, आप बिल्किस बुआ से पूछ लें, वो मस्जिद नहीं जाती। क्या आपको इनसे खुद कहा है कि वो मस्जिद जाती है? वो तैमूर के सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। अस्पताल की वजह से सुबह की क्लासेस लेना मुमकिन नहीं था। फरिश्ते ने तो इसका सार पे मुबहम सा जवाब दिया था। बाकी सब इसने खुद फर्ज कर लिया था। तो क्या तैमूर सच कह रहा था? नहीं, हरगिज नहीं। फरिश्ते इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो तो इसके बहुत प्यारी, बहुत ख्याल रखने वाली बहन थी। वो भला कैसे? वो मस्जिद नहीं जाती, वो डैडी के साथ जाती है। पहले डैडी गाड़ी पे निकलते हैं, फिर वो बाहर निकलती है और कॉलोनी के एंड पे डैडी इसको पिक कर लेते हैं ताकि बिल्किस बुआ को पता ना चले। मैंने टेरेस से बहुत दफा देखा है। सुबह भी वो डैडी के साथ ही गई थी। वो पत्थर सी बनी रह गई। जब आप अस्पताल में थे तब भी वो यूं ही करते थे। पर मैं कोई छोटा बेबी तो नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? वो मतहीर बेयकीनी सी सख्ते के आलम में बैठी। तैमूर आगे भी बहुत कुछ कह रहा था मगर वो नहीं सुन रही थी। तमाम आवाजें बंद हो गई। सब चेहरे मिट गए थे। हर तरफ
अंधेरा था, सन्नाटा था। मम्मा आप ठीक हैं? मम्मा आप ठीक कहती हैं। तैमूर ने परेशानी से उसका हाथ हिलाया। वो जरा सी चौंकी, आंखों के आगे जैसे धुंध सी छा रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो बेटा। इसने बेख्तियार चकराता हुआ सर दोनों हाथों में गिराया। अभी जाओ यहाँ से प्लीज। चंद लम्हे वो उदासी से इसे देखता रहा, फिर झुककर घास पर बैठी मोटी सफेद बिल्ली उठाए वापस पलट गया। क्या यही वाहिद वजह है? क्या तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो रुजू करेगा? क्या तुम खुद को इतना स्ट्रांग फील करती हो कि हालात का मुकाबला कर लोगी? इसके ध्यान में फरिश्ते की बातें गूंज रही थी। हर शाम हुमायूं घर से चला जाता किसी दोस्त के पास। हर शाम फरिश्ते भी घर से चली जाती। इसने कभी नहीं बताया कि वो किधर जाती है। इसने कभी नहीं बताया कि वो महमल की इद्दत खत्म होने के बाद किधर जाएगी और वो अभी तक इधर क्यों रह रही है। कैसे महमल की केयर के लिए? वो केयर तो कोई नर्स भी कर सकती थी, फिर वो क्यों इनके घर में थी? इसने कभी फरिश्ते को कुरान पढ़ते नहीं देखा था। वो जिस रोज में मस्जिद गई थी फरिश्ते इधर नहीं थी। वो शाम तक वहीं रही मगर वो इधर नहीं थी। वो गलत फहमी का शिकार रही और फरिश्ते ने इसकी गलत फहमी दूर नहीं की। और आरजू, इसका क्या किस्सा था? वो गवाह थी कि हुमायूं इससे शादी कर रहा था। इसने खुद आरजू से यही कहा था, मगर महमल ने पूछा तब इसने क्या कहा था वो बताना जरूरी नहीं। इसने कभी नहीं कहा कि वो आरजू से शादी कर रहा है। फरिश्ते ने कभी इसके और आरजू के गैर वाज़ेह ताल्लुक पर फिक्रमंदी जाहिर की। वो सब किसी सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा था। वो दोनों जानते थे कि वो एक किसी को बेखबर रखा था। वो तुमसे बेहतर है, यही कहा था हुमायूं ने, और यकीनन फरिश्ते की बात कर रहा था। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो इसके घर में खयानत कैसे कर सकती है? वो तो कुरान की तालिबात थी, वो तो सच्ची थी, वो तो ईमानदार थी, फिर वो क्यों बदल गई? वो जो लम्हों की ईमानत का ख्याल रखती थी, रिश्तों में खयानत कैसे कर गई? सोच सोच कर इसका दिमाग फटा जा रहा था, दिल डूबा जा रहा था। आज इसे लगा था कि सब धोखेबाज निकले, सब खुदगर्ज निकले। हर शख्स अपनी जमीन की तरफ झुका था। इसका कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। वो कितनी ही देर हाथों में सर गिराए बैठी रही। बहुत से लम्हे सिर के तो इसे याद आया कि जहाँ सब बदल गए थे वहां कोई नहीं भी बदला था। जहाँ सब ने धोखा दिया था वहां किसी ने इसका ख्याल भी रखा था। जहाँ सब छोड़ गए थे वहां किसी ने सहारा भी दिया था। ओह! इसने आहिस्ते से सर उठाया, फिर धीरे से व्हीलचेयर के पहियों को अंदर की जानिब मोड़ा। इसके कमरे में शेल्फ के ऊपर इसका सफेद जल्द वाला मुसहफ कुरान रखा था। इसने सरत से इसे उठाया और इस वक्त इसकी बेहद जरूरत थी। मुसहफ के नीचे इसका पुराना रजिस्टर था। इसने कुरान उठाया तो रजिस्टर फिसल कर नीचे गिरा। महमल ने एक हाथ में कुरान पकड़े झुककर रजिस्टर उठाया। वो दरमियान से खुल गया। इस बंद करके वापस रखते हुए वो ठहर सी गई। खुले सफे पे सूरह बकरा की इस आयत की तस्वीर लिखी थी जिसपे वो हमेशा उलझती थी, हित्ततुन और हिंततुन। वो सफा बहुत दफा खोलने के बायस अब रजिस्टर खोलते ही खुल जाता था। खुला हुआ रजिस्टर इसके दाएं हाथ में था और कुरान बाएं में। दोनों इसके बिल्कुल सामने थे। रजिस्टर की सतर हिंततुन का मतलब होता है गन के आगे सफा खत्म था। वो बेख्तियार इस सतर को कुरान के सफेद कवर के करीब लाए जहाँ मीठा मीठा सा मीम लिखा था। इसने गन और मीम को मिलाया, दोनों के दरमियान एक एक नन्हा सा नुक्ता था। इसने नुक्तों को जोड़ा, अधूरा लफ्ज मुकम्मल हो गया, गंदुम। इसे याद आया वो गलती से कुरान पर रजिस्टर रखकर लिख रही थी। सफा खत्म हुआ था। लाशौरी तौर पर इसने लफ्ज कुरान के कवर पर मुकम्मल कर दिया। इसी वक्त इसे क्लास इंचार्ज ने डांट पड़ी थी तो ये बात जहन से महव हो गई। वो भी जान ही ना पाई थी कि मीठा मीठा सा मीम इस अधूरे लफ्ज की तकमील था। आज बरसों बाद वो किस्सा मुकम्मल हो गया। इसके जहन में एक रोशनी का कौंधा सा लपका था और सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। बनी इसराइल को शहर के दरवाजे में दाखिल होने से कबल बख्शिश मांगने का हुक्म मिला था, मगर वो गंदुम मांगते रहे, बख्शिश नहीं मांगी। यह बनी इसराइल की रीत थी। वो यही रीत खुद इसने भी दोहराई थी। हम ज़माने जाहिलियत से दौरे इस्लाम में आकर एक ही दफा तौबा करते हैं, सारी उम्र फिर अमले सालिह तो करते रहते हैं, मगर बार बार की तौबा भूल जाते हैं। हम एक खाई से बच कर समझते हैं कि जिंदगी में फिर कभी खाई नहीं आएगी, और अगर आई भी तो हम बच निकल जाएंगे। हम हमेशा नेमतों को अपनी नेकियों का इनाम समझते हैं और मुसीबतों को गुनाहों की सजा। इस दुनिया में जजा बहुत कम मिलती है और इसमें भी इम्तिहान होता है। नेमत शुक्र का इम्तिहान होती है और मुसीबत सब्र का। और जिंदगी के किसी नए इम्तिहान में दाखिल होते ही मुंह से पहला कलमा हित्ततुन का निकलना चाहिए, मगर हम वहां भी गंदम मांगने लगते हैं। अल्लाह इसे जिंदगी के एक मुख्तलिफ फेज में लाया तो इसे बख्शिश मांगनी चाहिए थी, मगर वो हुमायूं और तैमूर को मांगने लगे, हिंततुन कहने लगे।
गंदम मांगना बुरा नहीं था, मगर पहले बख्शिश मांगनी थी। वो पहला जीना चढ़े बगैर दूसरे को फलांगना चाह रही थी। ऐसे पार कब लगा जाता है। इसे नहीं मालूम था वो कितनी देर तक मेज पर सड़क पे जार कतार रोती रही। आज इसे अपने सारे गुनाह फिर से याद आ रहे थे। आज वो फिर से तौबा कर रही थी, वो तौबा जो बार बार करना हम नेक बनने के बाद भूल जाते हैं। जिंदगी में बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जब आपसे खुद कुरान नहीं पढ़ा जाता। वो इस वक्त आप किसी और से कुरान सुनना चाहते हैं। आपका दिल चाहता है कि कोई आपके सामने किताब अल्लाह पढ़ता जाए और आप रोते जाएं। बाज़ दफा आप खुश होने के लिए इसके पास जाते हैं और बाज़ दफा रोने के लिए। इसका दिल कर रहा था वो खूब रोए, कुरान सुनती जाए और रोती जाए। तिलावत की कैसेटों का डब्बा करीब ही रखा था, टेप रिकॉर्डर भी साथ था। इसने बिना देखे आखिर से एक कैसेट निकाली और बिना देखे ही डाल दी। अभी ना वो माफी जानना चाहती थी और ना ही फहम पे गौर करना चाहती थी। अभी वो सिर्फ सुनना चाहती थी, सिर्फ रोना चाहती थी। इसने प्ले का बटन दबाया और सर पर मेज रखा। आंसू इसकी आंखों से टपक कर मेज के शीशे पे गिर रहे थे। कारी सुहेब अहमद की पुरसोज आवाज धीरे से कमरे में गूंजने लगी। वद्दुहा। वो खामोशी से सुनती रही। इसे अपनी जिंदगी के रोशन दिन याद आ रहे थे जब वो इस घर की मलका थी, और कसम है उस रात की जब वो छा जाए। इसको वो सन्नाटे भरी याद आई जब हुमायूं ने इसे तलाक दी थी। वो रात जब वो यहीं बैठी छत को देखती रही थी। तुम्हारे रब ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और ना ही वो नाराज है। इसके आंसू रवानी से गिरने लगे। ये कौन था जो इसकी हर सोच पढ़ लेता था? ये कौन था? यकीनन तुम्हारे लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। इसने सख्ती से आंखें मीच ली। क्या वाकई अब भी सारे का अंजाम अच्छा हो सकता है? तुम्हारा रब बहुत जल्द तुम्हें वो देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। जरा चौंक कर बहुत आहिस्ता से महमल ने सर उठाया। अल्लाह को इसकी इतनी फिक्र थी कि वो इसके उदास दिल को तसल्ली देने के लिए ये सब इसे बता रहा था। क्या वो वाकई से नाराज था? क्या वो वाकई इसे छोड़ रहा था? क्या वो वाकई उसने इसे छोड़ा नहीं था? कैसे तुम्हें यतीम पाकर ठिकाना नहीं दिया? वो अपनी जगह सुन सी रह गई। ये सब इतना वाज़ेह, इतना साफ, ये सब इसके लिए उतरा था? क्या वो इस काबिल थी? क्या इसने तुम्हें राह गुम पाकर हिदायत नहीं दी? वो साकसी सुने जा रही थी। हाँ, यही तो हुआ था, और तुम्हें नादिर पाकर गनी कर दिया। इसके आंसू गिरना रुक गए थे। कपकपाते लब ठहर गए थे। पास तुम भी यतीम पे सख्ती ना करना और साहिल को मत डांटना। अपने रब की नेमतों को बयान करते रहना। सूरह दुआ खत्म हो चुकी थी। इसकी जिंदगी की सारी कहानी 11 आयतों पर समेट कर इसे सुना दी गई थी। वो सूरज जैसे अभी अभी आसमानों से उतरी थी, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। इसने थक कर सर कुर्सी की पुष्ट पर गिरा दिया और आंखें मोल ली। वो कुछ देर हर सोच से बेनियाज होना चाहती थी, फिर उठकर इसे फरिश्ते से मिलना था। यहाँ होती है हमारी एपिसोड खत्म, और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि फरिश्ते वाकई ये सब कुछ कुरान की तालबा कर सकती है जो उसने अपनी बहन के साथ किया। तो इस चीज को जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।